भारत के इतिहास में बड़े बड़े राजवंशों की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो अक्सर पन्नों में ही दबी रह जाती हैं। तो आज हम ऐसे ही एक साम्राज्य की कहानी को जानेंगे, राष्ट्रकूट। एक ऐसी जबरदस्त शक्ति जिसने करीब करीब 200 सालों तक दक्कन की किस्मत अपने हाथों में लिखी। जरा सोचिए, 10वीं सदी में एक विदेशी यात्री अल मसूदी राष्ट्रकूटों के बारे में ये लिखता है। मतलब एक ही लाइन में उस साम्राज्य की पूरी ताकत और रुतबे का अंदाजा हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये राष्ट्रकूट थे कौन और उनकी कहानी में ऐसा क्या खास था जो उन्हें इतना असाधारण बनाता था। चलिए आज इसी को समझते हैं। राष्ट्रकूटों की कहानी की शुरुआत होती है जंग और जुनून से। ये वो दौर था जब एक साम्राज्य का उदय हो रहा था, एक ऐसा साम्राज्य जिसे सचमुच तलवार की धार पर गढ़ा गया था। तो राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेत को, जो आज के महाराष्ट्र के पास है। दंतीदुर्ग नाम के शासक ने इस राजवंश की नींव रखी और देखते ही देखते कुछ ही वक्त में पूरे उत्तरी महाराष्ट्र पर उनका झंडा लहरा रहा था। पर देखिए, यह साम्राज्य कोई शांति से नहीं बना था। इसकी नींव रखी गई थी लगातार चलने वाली लड़ाइयों पर, चाहे उत्तर में पाल और प्रतिहार रहे हों या दक्षिण में पल्लव और पांड्य। राष्ट्रकूटों ने हर चुनौती का सामना डटकर किया। और इस फौजी ताकत के शिखर पर थे गोविंद तृतीय। इनके कारनामे तो किसी महाकाव्य से कम नहीं लगते। उत्तर में कन्नौज और मालवा पर कब्जा किया तो दक्षिण में केरल, पांड्य और चोल राजाओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इनकी पहुंच देखिए, इन्होंने लंका के राजा तक को बंदी बना लिया और वहां से लाई मूर्तियों को अपनी राजधानी में विजय के प्रतीक की तरह स्थापित किया। लेकिन जैसा होता है, हर कहानी में एक मोड़ आता है। इस महान योद्धा के बाद राष्ट्रकूट सिंहासन पर एक ऐसा राजा बैठा जिसकी पहचान तलवार से नहीं बल्कि कलम से होने वाली थी। और यहीं पर राष्ट्रकूट वंश का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ गोविंद तृतीय, जिनका पूरा जीवन जंग के मैदान पर ही बीता, और दूसरी तरफ उनके बेटे अमोघ वर्ष, जिन्हें युद्ध से कहीं ज्यादा सुकून धर्म और साहित्य में मिलता था। 64 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। अमोघ वर्ष ने पूरे 64 साल, जी हां 64 साल तक शासन किया। ये भारत के इतिहास के सबसे लंबे शासनकालों में से एक है। लेकिन इतने लंबे समय तक राज करने वाले इस सम्राट का दिल जंग में नहीं बल्कि कला और ज्ञान में लगता था। अमोघ वर्ष खुद एक बहुत बड़े विद्वान और लेखक थे। माना जाता है कि कन्नड़ काव्यशास्त्र पर पहली किताब उन्होंने ही लिखी थी। उन्होंने अपनी राजधानी को इतना भव्य बनाया कि उसकी तुलना इंद्र के शहर से होने लगी। पर सच तो यह है कि एक विद्वान के लिए तलवार से बना साम्राज्य संभालना आसान नहीं था, और उनके इतने लंबे शासन में विद्रोह की आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। अमोघ वर्ष के लंबे और शांति से भरे शासन के बाद कहानी ने फिर से करवट ली। साम्राज्य ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाया। लेकिन ये गौरव शायद किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी। अमोघ वर्ष के बाद इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय जैसे शासक आए, जिन्होंने राष्ट्रकूटों की फौजी ताकत को जैसे फिर से जिंदा कर दिया। एक पल के लिए तो लगा मानो योद्धाओं का वो पुराना युग लौट आया हो। लेकिन देखिए कि वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूमता है। 915 में इंद्र तृतीय कन्नौज जीत रहे हैं। 949 में कृष्ण तृतीय चोलों को हराकर रामेश्वरम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी मौत के 10 साल के अंदर ही 972 में राष्ट्रकूटों की वही आलीशान राजधानी जलाकर राख कर दी जाती है। राष्ट्रकूटों का अंत बहुत ही तेजी से हुआ। ये लगभग एक फॉर्मूले की तरह लगता है। एक महान राजा की मौत होती है, सारे दुश्मन उसके कमजोर उत्तराधिकारी के खिलाफ एक हो जाते हैं और साम्राज्य का दिल यानी उसकी राजधानी तबाह कर दी जाती है। बस राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत भी कुछ इसी तरह हुआ। पर क्या किसी साम्राज्य की कहानी उसकी हार के साथ ही खत्म हो जाती है? शायद नहीं। राष्ट्रकूटों के मामले में तो उनकी सत्ता का अंत उनकी असली विरासत की शुरुआत थी। भले ही उनका साम्राज्य दुनिया के नक्शे से मिट गया, लेकिन भारत की संस्कृति पर उनकी जो छाप पड़ी वो सदियों तक बनी रही और आज भी मौजूद है। उनकी विरासत कई रूपों में जिंदा रही। वे धार्मिक तौर पर बहुत सहिष्णु थे। शैव, वैष्णव, जैन सभी धर्मों को उन्होंने संरक्षण दिया। एलोरा का वो अद्भुत कैलाश मंदिर, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, वो उन्हीं के राजा कृष्ण प्रथम की देन है।
और हाँ, वो साहित्य के भी बहुत बड़े संरक्षक थे, जिन्होंने संस्कृत के साथ साथ आम लोगों की भाषाओं यानी प्राकृत और अपभ्रंश को भी खूब बढ़ावा दिया। और ये जो धार्मिक सहिष्णुता थी, ये सिर्फ एक आदर्श नहीं था, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट नीति भी थी। उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने, व्यापार करने और यहाँ तक कि मस्जिदें बनाने की भी पूरी आज़ादी दी। इसी खुली सोच ने विदेशी व्यापार को इतना बढ़ावा दिया कि राष्ट्रकूट हमेशा मालामाल रहे। तो आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी साम्राज्य को वाकई में महान क्या बनाता है? उसकी जीती हुई लड़ाइयाँ या उसकी बनाई हुई इमारतें और लिखी हुई किताबें? राष्ट्रकूटों की कहानी देखकर तो यही लगता है कि शायद असली जीत तलवार की नहीं, संस्कृति की होती है।